आज हम बात करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल द मूवी की। नाउ इफ यू हैवंट बीन लिविंग अंडर अ रॉक फॉर क्वाइट सम टाइम तो डीमन स्लेयर की ग्लोबल पॉपुलैरिटी से आप वाकिफ ही होंगे। बट इफ समहाउ इट हैज मैनेज्ड टू पास यू बाय, डोंट वरी, लेट मी रिकैप इट फॉर यू। डीमन स्लेयर एक सुपर पॉपुलर जापानीज शोनेन मांगा और एनिमे सीरीज है। ये कहानी है एक यंग लड़के तांजिरो कमादो की। जब एक डीमन अटैक में इसका सारा परिवार मारा जाता है और इकलौती सर्वाइवर नेज़ुको, जो कि इसकी छोटी बहन भी है, वो डीमन बन जाती है। तब तांजिरो अपनी बहन को वापस इंसान बनाने और डीमन से बदला लेने के लिए डीमन स्लेयर बन जाता है। अब यहाँ पे ये कहानी थोड़ा सा फुल मेटल अल्केमिस्ट को भी रिसेंबल करती है। वैसे ये सीज़न 1 की कहानी थी और उसके बाद 4 सीजन्स और एक मूवी मुगेन ट्रेन भी आ चुके हैं। तो अब जब आपको इसके बारे में एक रफ आइडिया हो चुका है, then let's talk about Infinity Castle. This movie begins right where season 4 had ended. लास्ट सीजन में इस दुनिया के थैनोस यानी मुजान किबुत्सुजी को जैसे ही पता चलता है कि नेज़ुको ब्लेड बन गई है, द डे वॉकर, so he steps up his game and says, Fine. I'll do it myself. अब वो गलियों में ऐਵੇਂ ही भटकना छोड़ करके सीधे उबुयाशिकी मैंशन पर आ जाता है। Now, unbeknownst to Muzan, it's actually a trap set by Kagaya Ubuyashiki. In a last-ditch effort to take Muzan down, Kagaya makes the ultimate sacrifice, blowing up the entire mansion, taking himself and his family along with him. But Muzan is Muzan. भला वो कहाँ इतनी आसानी से मरने वाला है। Though a bit weakened, he survives. और तभी कोई बीवा के तार छेड़ देता है। अब जो लोग नहीं जानते, बीवा इज़ अ जापानीज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और उसकी आवाज़ से सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और सभी हीरोज़ इन्फिनिटी कैसल में गिरने लगते हैं और यहीं से हमारी मूवी शुरू होती है। अब मूवी का प्लॉट बहुत ही सिंपल है। इससे पहले कि मुजान, जो अभी वीकेंड स्टेट में है, अपनी फुल पावर रिगेन करे, हमारे हीरोज़ को उसे ढूंढ कर ख़त्म करना होगा। द प्रॉब्लम इज़, फर्स्टली, इस कैसल का ना तो कोई और है और ना कोई छोर, एंड सेकेंडली द कैसल इज़ स्वॉर्मिंग विद अनएंडिंग डीमंस। आर्ट स्टाइल और एनिमेशन की बात की जाए तो एनिमे की ही तरह यहाँ भी एनिमेशन अलग ही लेवल पर है। इसका श्रेय जाता है स्टूडियो यूएफओ टेबल को, जो पहले से ही अपने सिनेमैटिक विजुअल्स के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ भी इन्होंने अपना सिग्नेचर स्टाइल यूज़ किया है, जिसमें ये हैंड ऑन 2D कैरेक्टर्स को 3D इन्वायरमेंट्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड करते हैं। अब हैंड ऑन होने की वजह से कैरेक्टर्स काफ़ी एक्सप्रेसिव दिखाई देते हैं और 3D CGI का इस्तेमाल बैकग्राउंड्स, एनवायरमेंट्स और लार्ज स्केल डायनामिक शॉट्स के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अनडाउटेडली द बेस्ट कैरेक्टर इन द मूवी, दैट इज द इन्फिनिटी कैसल, जिसमें सेलिंग फ्लोर बन जाती है, वॉल्स रोटेट करती हैं, आपस में कोलैप्स कर जाती हैं, स्कोप अनइमेजिनेबल है। कैसल इतना बड़ा है कि ये कैसल कम और एक मेज यानी भूल भुलैया ज़्यादा लगता है। एंड ऑल ऑफ दिस इज ड्यू टू CGI। फाइट सीक्वेंसेस के दौरान जब कैरेक्टर्स अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उस वक्त फायर, एयर, वाटर, इनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन इम्पैक्ट को और बढ़ा देता है और ये सब VFX का ही कमाल है। बैकग्राउंड्स और टेक्सचर्स में ट्रेडिशनल जापानीज आर्ट और यूकियो वे पैटर्न्स का इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखाई देता है। डायनामिक लाइटिंग, वाइब्रेंट कलर्स, कॉन्ट्रास्ट और लाइव एक्शन स्टाइल कैमरा एंगल्स इस एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा सिनेमैटिक और इमर्सिव बना देते हैं। अ पेंटिंग कम टू लाइफ, ये एनिमेशन कुछ ऐसा ही है। जब मैं स्टोरी और स्क्रीन प्ले के बारे में लिखने बैठा तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर लिखा क्या जाए। द रीज़न बीइंग इट फील्स लेस लाइक अ मूवी एंड मोर लाइक अ कंपाइलेशन ऑफ 3 एक्सपर्टली कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीक्वेंसेस। अब वैसे ये भी कोई शॉकिंग बात नहीं है, बिकॉज द वंस शोइंग अप एट द थिएटर आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद द लोर। द प्रॉब्लम दैट आई हैव विद द फिल्म, एंड एक्चुअली इट स्टेम्स फ्रॉम द एनिमे इटसेल्फ or maybe even manga, is the over explanation the demons get after they have already been killed off. It's like emotional catharsis delivered post-mortem. अब ऐसा करने से 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फर्स्टली, फिल्म का फ्लो ब्रेक हो जाता है। सेकेंडली, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर विलन को रेट्रोएक्टिवली ह्यूमनाइज किया जाए, कुछ लोग सिंपली बुरे भी हो सकते हैं। एंड लास्टली बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे फिल्म प्रेडिक्टेबल हो जाती है। अब ये यहाँ पे ज़्यादा नोटिसेबल है बिकॉज इट इज़ अ मूवी और यहाँ पे 3 विलन्स हैं।
अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने फुल मेटल एल्केमिस्ट की बात की थी। मुझे आज भी उस सीरीज के कई कैरेक्टर्स के नाम याद हैं, इवन माइनर कैरेक्टर्स भी। बट हियर रेंगोकू असाइड मुझे इवन हाशराज तक के नाम नहीं पता है, और मैंने सभी सीजन्स और मूवीज देखी। नाउ इट कुड बी बिकॉज फुल मेटल एल्केमिस्ट हैज़ वेस्टर्न नेम्स फॉर द मोस्ट पार्ट, और यहाँ जापानीज नाम होते हैं मे बी। बट मुझे लगता है कि बात केवल इतनी सी नहीं है। आई थिंक दे डिड पुट all their eggs into Tanjiro's basket and never paid enough attention to the others. Characters की बात की जाए तो Infinity Castle is hands down the best character in the film. It's a non-Euclidean structure जो बीवा के तारों की आवाज़ से अपना रूप बदल लेता है। It's a maze, एक भूल भुलैया जिसमें मूजान कहीं छुपा बैठा है। It reminded me of movies like Inception and Doctor Strange, क्योंकि वहाँ भी हमें इसी तरह के ट्रिपी और सरियल सीक्वेंसेस देखने को मिले थे। अब एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि इन्फिनिटी कैसल की GPS मैपिंग भी की जा रही थी क्रोस के थ्रू, कौवों के थ्रू। नाउ दैट शोज क्रिएटिविटी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लॉट ऑफ द मूवी इज पेपर थिन, तो कैरेक्टर्स पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तांजिरो के अंदर मूवी में कोई भी बदलाव नहीं आता है। हाँ, वो एक एक्स्ट्रा पावर ज़रूर गेन करता है, बट दैट्स इट। नेज़ुको एंड इनोसुके आर barely even in the movie. Surprisingly, Zenitsu might be the most interesting character among all the protagonists. The irony is that he has always been treated as a comic relief. Yet here he admits his failure in saving Kaigaku, his senior. But instead of wallowing in it, he accepts it and moves forward. A rare display of quiet maturity amidst all the chaos. अब मुगन ट्रेन की ही तरह अकाजा यहाँ भी बाजी मार ले जाते हैं। वैसे ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, बिकॉज ही इज़ द ओनली वेल एस्टैब्लिश्ड विलन। मूजान तो बेसिकली बैकग्राउंड में ही रहना पसंद करते हैं, और बाकी किसी विलन का मुझे नाम तक नहीं पता है। फिल्म में इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। इनके एक्शंस को एक्सप्लेन भी किया गया है कि वाई ही डिड वट एवर ही डिड। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये सब पहले से भी एक्सप्लेन किया जा सकता था। आखिर क्यों हमें हर बार कैरेक्टर के मरने का इंतज़ार करना पड़ेगा? बट स्टिल ही इज़ ग्रेट। बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा है, और एडिटिंग की बात की जाए तो फिल्म कम से कम 30 मिनट तक और छोटी की जा सकती थी, और ये ट्रिमिंग जो होगी वो बैक स्टोरीज की जाएगी। सो ओवरऑल इन्फिनिटी कैसल इज़ अ गुड मूवी फॉर द फैंस ऑफ दिस फ्रेंचाइज। इट्स नो मुगन ट्रेन विच आई स्टिल कंसिडर एज द पीक ऑफ दिस फ्रेंचाइज, बट इट इज़ थ्रिलिंग इन इट्स ओन राइट। It might have a thin plot and lack any major character development, yet it remains a fun and a memorable ride. The animation and the art styles are mesmerizing. The action is spectacular, and though the pacing could be better, but it still keeps you hooked. Sure, it may not reach the emotional heights of the Mugen Train, but what matters is that we stay engaged, and the film delivers enough that we keep watching till the very end.